साथियों नमस्कार। पिछली कक्षा में हम 1857 की क्रांति के राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस आज की कक्षा में हम जो अन्य कारण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। ब्रिटिशों ने जो भारतीय समाज है और जो भारतीय धार्मिक व्यवस्थाएं हैं उसमें कुछ परिवर्तन किए हैं, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया है। वह हस्तक्षेप भारतीयों को अपने प्रतिकूल लगे हैं। इसलिए जब समाज और धर्म में जब ईसाईकरण की शुरुआत होने लगी तो भारतीयों ने क्रांति का रास्ता अख्तियार किया। जैसे अगर हम इस पॉइंट को समझे तो ब्रिटिश सरकार ने या फिर कंपनी सरकार ने दो स्तर पर कार्य किए। एक तो कंपनी सरकार ने कुछ समाज में सुधार के कार्य किए और दूसरे स्तर पर ब्रिटिशों ने कुछ अनैतिक कार्य भी किए। हालांकि जो सुधार कार्य किए हैं वो सकारात्मक हैं, लेकिन फिर भी भारतीय समाज का एक ऐसा वर्ग इस सकारात्मक सुधार कार्यों को भी अपने विरुद्ध मानता था। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटिशों ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। 1856 में कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दे दी। इसी प्रकार बालिका शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विद्यालय या विभिन्न प्रकार की संस्थाएं खोलने की शुरुआत की। लेकिन जो हमारे समाज का रूढ़िवादी वर्ग है, जैसे जो सती प्रथा को सही मानता है, विधवा के पुनर्विवाह के खिलाफ है, बालिका शिक्षा के विरोध में वो कार्य कर रहा है, ऐसा एक रूढ़िवादी वर्ग उनको लगने लगा कि ब्रिटिश जानबूझकर एक विशेष प्रकार से विकास के नाम पर या बेहतर कार्यों के नाम पर भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर रहा है। तो ब्रिटिश सरकार या कंपनी सरकार ने कार्य तो अच्छे किए हैं, लेकिन एक जो रूढ़िवादी वर्ग है वो इन अच्छाई या अच्छे कार्यों से असंतुष्ट हुआ है। दूसरी तरफ हम देखें, ब्रिटिशों ने कुछ अनैतिक कार्य भी किए हैं। जैसे 1813 में कंपनी सरकार ने एक्ट बनाया, उसमें ईसाई मिशनरी जो धर्म प्रचारक होते हैं उनको खुली छूट दे दी गई कि आप भारत में आइए, ईसाई और ईसाइयत का प्रचार कीजिए। इसे जो हमारे धर्म के हिंदू पंथ हैं या फिर जो मुस्लिम पंथ के जो समाज के लोग हैं वो इसके विरोध में रहे। उनको लगा इससे तो भारतीय समाज और भारतीय धर्म का ईसाईकरण हो जाएगा। इसी प्रकार कंपनी सरकार ने 1850 में एक कानून बनाया जिसको धार्मिक निर्योग्यता या लेक्स लोकी एक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू या कोई मुस्लिम है, अगर अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसको पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। लेकिन इस कानून के बाद में कंपनी सरकार ने ये क्या कर दिया कि कोई भी हिंदू या मुस्लिम अपने धर्म को बदलकर ईसाई धर्म को स्वीकार करता है तो उसको उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इस कानून के माध्यम से कंपनी सरकार ने ईसाइयत को बढ़ावा दिया, लोगों का ईसाईकरण करने का प्रयास किया। इसी तरह कंपनी सरकार रंग भेद की नीति को भी अपनाती थी। उनका मानना था कि भारतीय समाज और भारतीय धर्म से जुड़े हुए लोग या फिर हम कह सकते जो इस श्वेत वर्ण के लोग हैं वो किसी प्रकार योग्यताधारी नहीं होते। इन्होंने रंग को योग्यता का पर्याय माना। इसी प्रकार इन्होंने धर्म को भी योग्यता का पर्याय माना। जैसे जो ईसाइयत के अलावा जितने भी धर्मों के लोग हैं वो योग्यता वाले नहीं है। ये बात उन्होंने पूरे समाज में स्थापित करने का प्रयास किया। तो देखिए साथियों, कंपनी सरकार ने चाहे वो सुधार कार्य किए हो चाहे उनके अनैतिक कार्य हो, इन दोनों ही कार्यों की प्रतिक्रिया हुई है। वो प्रतिक्रिया किस प्रकार हुई है तो आपको इस समझने का प्रयास करें। जैसे अगर जो सुधार कार्य किए हैं तो जो रूढ़िवादी वर्ग जो चाह रहा था कि सुधार नहीं हो वो इन सुधार कार्यों के विरोध में चला गया। लेकिन जो इस प्रकार के अनैतिक कार्य हैं उनका भी विरोध हुआ है। जैसे कुछ हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों का मानना था कि कंपनी अपनी इन नीतियों की वजह से हमारी मान्यताओं पर प्रहार कर रही है, हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है उसको बदलने का प्रयास कर रही है, वो हमारे समाज का ईसाईकरण करने में लगी हुई है। इसलिए जो धार्मिक और जो सामाजिक हस्तक्षेप है इसके विरुद्ध भारतीय समाज और भारतीय धर्म से जुड़े हुए लोगों ने आवाज बुलंद की और क्रांति का रास्ता चुना। अब हम क्रांति के आर्थिक कारणों पर चर्चा करेंगे। जहां तक हम देखें, जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो सन 1608 से भारत में स्थापित होने का प्रयास कर रही थी और 1757 तक जब उसने प्लासी युद्ध लड़ा, इस कालक्रम के बीच में वो एक व्यापारी कंपनी बनी रही। लेकिन समय के साथ उसको भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिला और समय समय विभिन्न युद्धों के माध्यम से, संधियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के समझौतों के माध्यम से उन्होंने भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया। 1757 से लेकर 1857 के मध्य
यानी इन 100 सालों के मध्य कंपनी ने इस प्रकार की आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया है जिससे अधिक से अधिक इंग्लैंड या ब्रिटिश सरकार को लाभ हो और वो भारतीयों के लिए अहितकारी हो। तो वो जो कौन कौन से आर्थिक नीतियां हैं, कौन कौन से आर्थिक कारण हैं जिनके वजह से जो आर्थिक वर्ग से जुड़ा हुआ जो समाज है वो ब्रिटिशों के खिलाफ हो गया। तो सबसे पहले हम देखें अगर, तो जो ब्रिटिशों की आर्थिक नीति है वो स्वार्थपूर्ण थी। उसमें वो एक तरफा लाभ वाली नीति थी कि उसमें केवल और केवल अंग्रेजों का लाभ होना चाहिए और वो नीतियां भारतीयों के लिए हमेशा ही अहितकारी रही। जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां थी उनका उद्देश्य था भारत को इंग्लैंड के बाजार के लिए कच्चे माल की पूर्ति करने वाला और इंग्लैंड में इसी कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं को ऊंचे दाम पर खरीदने वाला बाजार बनाना था। अब ये कैसे, जैसे एक आप उदाहरण से समझिए। ये मान लीजिए आपके भारत का कोई क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए यहां कपास उत्पादित हो रही है। अब कपास का प्रयोग सूती वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, निम्न दामों पर इस कपास का खरीदने का कार्य करती और इस कपास को इंग्लैंड में निर्यात कर दिया जाता। इंग्लैंड में इसी कपास से फिर आप मान लीजिए वस्त्रों का निर्माण होता और यही वस्त्र पुनः भारत में बिकने के लिए आते, लेकिन वो भी उच्च दामों पर। तो इस प्रकार से भारत केवल कच्चे माल की पूर्ति करने वाला और उसी कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं को उच्च दाम पर खरीदने वाला बाजार बनकर गया और यही उद्देश्य कंपनी का था। अब कंपनी ने किस प्रकार की आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपनी की भू राजस्व नीतियां। आप सब इस बात से परिचित हैं, कंपनी ने 3 प्रकार की आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया था। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद में रैयतवाड़ी बंदोबस्त और फिर एक तीसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी बंदोबस्त। लेकिन जब आप उन तीनों ही व्यवस्थाओं को देखें तो सब में टैक्स की दर ऊंची थी। सबके अंदर टैक्स इकट्ठा करने की, एकत्रित करने की अमानवीय दशाएं थी। उनमें किसी प्रकार टैक्स इकट्ठा करने वाले और टैक्स देने वाले में कोई सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे। आपदा के समय कोई सहयोग नहीं था, जैसे अतिवृष्टि हो जाए, अल्पवृष्टि हो जाए, अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए या प्राकृतिक घटना घटित हो जाए तो उनमें किसानों की कोई सहयोग वाली बात नहीं थी, उनको टैक्स देना ही पड़ता था। टैक्स जो तय करने का जो तरीका था वो भी अमानवीय था। कई बार तो अनुमान पर ही तय कर दिया जाता था, कई बार भूमि का सर्वेक्षण सही नहीं करवाया जाता था, कई बार सर्वेक्षण करने के बाद में उसकी दर बहुत ऊंची होती थी। तो जो भू राजस्व नीतियां हैं ये हम देखेंगे तो ये ब्रिटिशों के अनुकूल है, भारतीय या भारतीय लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। दूसरा हम देखें आर्थिक कारणों में तो भारतीय उद्योग धंधों को समाप्त करना। अब उद्योग धंधे किस प्रकार समाप्त हुए तो उसको आप यहां देखिए। जैसे ब्रिटिशों की जो कर प्रणाली थी वो एक तरफा थी। आप इसको ऐसे समझे जैसे ये इंग्लैंड है और ये आपके भारत है। अब भारत से कोई वस्तुएं बिकने के लिए इंग्लैंड जाएगी तो इंग्लैंड की सरकार इस पर टैक्स लगाएगी। टैक्स लगाने से इस वस्तु के दाम बढ़ जाते थे और वस्तु के दाम बढ़ने की वजह से इसकी बिक्री इंग्लैंड में नहीं हो पाती थी। जबकि इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं को जब भारत में बेचा जाता तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स नहीं लगने की वजह से वस्तुओं का मूल्य कम रहता और ये आसानी से भारतीय बाजारों में बिक जाती। ये प्रणाली इस प्रकार संभव हो पाई क्योंकि इंग्लैंड का ही भारत पर अधिकार था। तो ऐसे नियम बनाने से उन्हें कोई रोक भी नहीं पा रहा था। इसे बोलते हैं एक तरफा कर प्रणाली। इस प्रणाली से भारतीय उद्योग धंधों को नुकसान हुआ और ब्रिटेन के उद्योग धंधों को फायदा हुआ। आगे अगर हम देखें तो लागत समय अवधि में भारतीय प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई। जैसे भारत में जो कार्य होता था, जो वस्त्र बनते थे, जो उत्पाद बनते थे, अधिकतर हाथों से बनते थे। इंग्लैंड में वही कार्य मशीनों से होता था। तो हाथों से बनने वाले जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनकी लागत ज्यादा होती थी और मशीनों से बनने वाले उनकी लागत कम होती थी। हाथों से बनने वाले जो वस्तुएं हैं, पदार्थ, उनमें समय भी ज्यादा लगता था और मशीनों से बनने वाले वस्तुओं और पदार्थ में समय कम लगता था। तो यहाँ पर जो एज है, जिस प्रकार का जो लाभ की स्थिति है वो मशीनों वाली वस्तु और पदार्थ है और भारतीय जो वस्त्र हैं, उत्पाद जो हाथों से निर्मित हो रहे हैं वो मशीनों से बनने वाले वस्तुओं और उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। इससे पुनः भारतीय लोगों को ही नुकसान हुआ।
अगला हम देखेंगे विऔद्योगिकरण। एनसीईआरटी में इसके बारे में अच्छे से समझाया गया है। कैसे? अंग्रेजों ने एक तरफ तो भारतीय उद्योगों पर एक तरफा कर प्रणाली लगा दी। भारतीय उद्योग वैसे भी ब्रिटिश उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे भारतीय उद्योग समाप्त होने लग गए। समाप्त तो हो रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशों ने नए उद्योग स्थापित करने का प्रयास भी नहीं किया। उन्होंने सारे प्रयास इंग्लैंड में किए, ताकि इंग्लैंड की निर्मित वस्तुएं भारत आ सके और भारत का प्रयोग एक बाजार के रूप में किया जा सके। अगला हम देखते हैं निजी व्यापारियों को छूट। 1813 के आसपास इंग्लैंड में समस्त व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी, तो भारतीय व्यापारियों की एक प्रकार से और प्रतिस्पर्धी बढ़ गई। पहले जहां उनको केवल ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा करनी थी, अब कई सारे व्यापारियों से उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। इससे भी भारतीयों को नुकसान हुआ। अगला हम देखें कारण इसमें, तो देखिए साथियों, इसमें रेल सेवा का सहयोग। देखिए, जो रेल सेवा ब्रिटिशों ने स्थापित की थी, इससे क्या हुआ? जैसे कोई वस्तु बनी है या कोई पदार्थ बना है, अब रेल परिवहन से इस वस्तु और पदार्थ को भारत के किसी भी कोने में ले जाने में सहायता मिली है। रेल सेवा से पहले कोई वस्तु एक जगह आ जाती तो उसे अन्य जगह ले जाने में समय लगता था, लेकिन अब वो समय नहीं लग रहा है। तो ब्रिटिशों की हर वस्तु, हर पदार्थ भारत के हर कोने में पहुंच रही है। इससे भारत के प्रत्येक कोने में रहने वाला जो व्यापारी है, उद्योगपति है, उसको नुकसान ही हुआ है। तो ब्रिटिशों की इन्हीं नीतियों के कारण हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो समाप्त होने लगे। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगला कारण अगर हम देखें तो उसमें हमें नजर आ रहा है भूमि को निजी संपत्ति बना दिया। अब इससे नुकसान क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये कोई जमीन के टुकड़े हैं और इसको किसी किसान या किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति बना दी। अब इससे सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि इस भूमि के टुकड़े को बेचना सरल हो गया, इस भूमि के टुकड़े को खरीदने सरल हो गया। तो जो छोटे किसान थे या जो मध्यम वर्ग के किसान थे, वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ये कई बार ऋण जाल में फंस जाते थे, और ऋण जाल से निकलने के लिए वो अपनी भूमि के टुकड़े को उच्च जो वर्ग के जो किसान है या जो जमींदार है उनको बेच देते थे। इससे जो हमारे जो निम्न वर्ग के किसान है या जो भूमि के मालिक हैं वो भूमिहीन हो जाते थे। तो इससे फिर वो और आर्थिक संकट में फंसते जाते। अगला कारण हम देखें, वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया। ब्रिटेन ने भारत के अंदर खाद्य फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों को ज्यादा महत्व दिया। जैसे कपास एक वाणिज्यिक फसल है, चाय एक वाणिज्यिक फसल है, कॉफी एक वाणिज्यिक फसल है, जिनका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। हम उन्हें वाणिज्यिक फसल बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी को इसी से ज्यादा लाभ हो रहा है। कंपनी ने खाद्य फसलों की जगह ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया, जैसे नील, ये भी एक प्रकार की वाणिज्यिक फसल है। तो इससे क्या हुआ? भारत में खाद्य फसलों का संकट गहराने लगा, और यह भी भारत के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। अगला अगर हम कारण देखें इसमें, तो हमें नजर आ रहा है कि जागीरें जब्त करना या नीलाम कर देना। कंपनी कई बार क्या करती थी, जैसे उन्होंने एक ये नियम बनाया था आपके स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में एक कानून था, सूर्यास्त कानून। अब सूर्यास्त कानून में क्या था, जैसे कोई आपके जमींदार है या जागीरदार है, अपने क्षेत्र में निश्चित तारीख के सूर्यास्त से पहले पहले अगर वो टैक्स कंपनी में जमा नहीं करवा पाता है तो उसकी जागीरें जब्त कर ली जाती थी, उसको नीलाम कर दिया जाता था। तो इससे नुकसान क्या हुआ? कई जागीरदार, कई जमींदारों को अपनी जागीरों से हाथ धोना पड़ा, और जब वो जागीरों से हाथ धोना पड़ गया उनको, या फिर मान लीजिए वो उनको उनकी जागीरों से निकाल दिया गया है, तो इसका नुकसान क्या हुआ कि वह अब अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को खो बैठे। तो जागीरदार, जमींदार भी जब जागीरें जब्त होने लगी, नीलाम होने लगी, तो वो भी दुखी थे। अगला कारण है त्रिकोणीय व्यापार प्रणाली। इस त्रिकोणीय व्यापार प्रणाली को आप ऐसे समझे जैसे इसमें 3 देशों का अस्तित्व नजर आता है, जैसे एक इंग्लैंड, एक आपके भारत और एक आपके चीन। अब आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि इंग्लैंड चीन से रेशम और चाय का आयात करती थी, बदले में वो चांदी के सिक्के चीन को देती थी। तो ये एक प्रकार का स्वस्थ आयात निर्यात हो गया, स्वस्थ व्यापारिक प्रणाली होगी। लेकिन इससे इंग्लैंड को नुकसान होने लग गया। उन्हें उनके देश से चांदी का बहाव चीन की ओर होने लगा। तो इंग्लैंड की जो सरकार है या जो ब्रिटिश कंपनी है, उसका ऐसा मानना था कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिनसे हमें चीन से चाय और रेशम की प्राप्ति हो जाए, लेकिन बदले में हमें
किसी प्रकार के चांदी के सिक्के या कोई दूसरी मुद्राएं देनी नहीं पड़े। तो इंग्लैंड ने क्या किया, भारत में अफीम के उत्पादन को बढ़ावा दिया। अब अफीम का जब उत्पादन होता था तो उसका निर्यात चीन में कर दिया जाता था, और इस अफीम के बदले जो आपके चाय और रेशम है उसका निर्यात चीन से इंग्लैंड कर दिया जाता था। तो आप इसको ऐसे समझे कि इंग्लैंड के लोगों ने भारत के अंदर अफीम की खेती को बढ़ावा दिया और इस अफीम को चीन में बेचा। बदले में, इस अफीम के बदले में जो आपके चाय है या फिर जो आपके रेशम है उसका निर्यात चीन से आपके इंग्लैंड किया। लेकिन इसमें नुकसान क्या था, इस पूरे व्यापार के बदले में भारतीयों को कोई लाभ नहीं था। पूरा पूरा लाभ किसको हो रहा है, इंग्लैंड को, क्योंकि भारत से जो अफीम का निर्यात हो रहा है उसके बदले में कोई भी चीज वापस भारत नहीं आ रही है, ना मुद्रा आ रही है ना वस्तु आ रही है। तो जो ये त्रिकोणीय व्यापार प्रणाली है ये भी ब्रिटिशों के अनुकूल और भारतीयों के लिए प्रतिकूल रही। अगर हम अगला कारण देखें तो हमें नजर आ रहा है कम पारिश्रमिक। सामान्य सी बातें हैं कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसके बदले में आपको वेतन दिया जाता है, लेकिन ब्रिटिश या जो कंपनी की सरकार है वो कार्य तो अधिक करवाते हैं लेकिन मजदूरों और श्रमिकों को पारिश्रमिक कम देते हैं। तो उनकी इस नीति के कारण भी भारतीय जो श्रमिक हैं, जो आर्थिक वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, वो दुखी थे। तो अब आप इन सारी चीजों को देखिए, ब्रिटिश ने किस प्रकार से भू राजस्व नीति लागू की, किस प्रकार से भारतीय उद्योग धंधों को समाप्त किया, भूमि को निजी संपत्ति बना दिया, खाद्य फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया, जागीरदारों की जागीर जब्त कर ली, नीलाम करवा दी। त्रिकोणीय व्यापार में केवल और केवल इंग्लैंड को ही फायदा हो रहा है, भारत को कोई फायदा नहीं हो रहा है, और कार्य के बदले कम पारिश्रमिक दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां हैं, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि भारत में ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां घिनौनी है, और उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से ही जो भारतीय जो आपके मजदूर हैं उनकी हड्डियां हमें रोड पर बिखरी हुई पड़ी नजर आती है। तो आप समझ पा रहे हो कि इन आर्थिक नीतियों की वजह से भारतीय लोगों ने कंपनी के विरुद्ध क्रांति का रास्ता चुना। आर्थिक कारणों के बाद में अब हम देखेंगे वैश्विक घटनाओं का प्रभाव। ये जो वैश्विक कारण है, जैसे जब इंग्लैंड का आधिपत्य भारत में था तो विश्व स्तर पर या भारत में भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं जिनसे ब्रिटिश सरकार या कंपनी की सरकार जो है उसको नुकसान हुआ है। उदाहरण के लिए आप समझिए, जब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, यानी जो अफगानी सेना और जो ब्रिटिश कंपनी सेना उनके बीच युद्ध हुआ था 1838 और 1842 में, इसमें कंपनी सरकार को हानि हुई। इसी प्रकार जब पंजाब में कंपनी सरकार ने दो युद्ध लड़े, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तो उस समय भी उनको नुकसान ही हुआ था। जब क्रीमिया के अंदर युद्ध लड़ा गया 1854 से 56 के बीच में, उसमें भी कंपनी को आर्थिक हानि हुई थी। तो इन युद्धों में ब्रिटिश सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ी है और उनकी सैन्य शक्ति को भी आघात लगा है। सैन्य शक्ति को आघात लगने से भारतीयों के मन में एक ये बातें हो गई कि कंपनी को पराजित करना असंभव नहीं है। अगर संगठित होकर उनसे युद्ध किया जाए तो इस कंपनी सरकार या जो आपके ब्रिटिश सरकार है इसे पराजित किया जा सकता है। तो उनके अंदर जब ये सोच आई तो उन्होंने भी क्रांति का रास्ता चुनने का प्रयास किया। अगला अगर हम कारण देखें इसमें साथियों, तो वह है सैन्य कारण। अब सैन्य कारणों से क्या तात्पर्य है, इसको आप समझने का प्रयास करें। जैसे कंपनी सरकार है और उसकी सेना है, तो उसकी सेना कोई इंग्लैंड के लोगों से नहीं बनी है, उसकी सेना में अधिकांश लोग भारतीय ही हैं। जैसे कि हम एनसीईआरटी में एक बात पढ़ते हैं कि जो अवध क्षेत्र है वो बंगाल आर्मी की पौधशाला है, यानी जो आपके बंगाल के अंदर जितने भी सैनिक हैं उनमें तो सारे के सारे, या हम कह सकते अधिकांश तो सैनिक तो अवध से ही आते हैं। तो जो कंपनी के अंदर जो सैनिक हैं वो सैनिक भारतीय ही हैं, और कुछ सैन्य कारण ऐसे हो गए हैं जिनसे भारतीय सैनिक नाराज हुए हैं और उन्होंने भी क्रांतिकारियों का साथ देने का निर्णय लिया है। अब वो किन वजह से आपके भारतीयों क्रांतिकारियों को साथ देने के लिए राजी हुए हैं, या वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये सैनिक कंपनी से ही नाराज हो गए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। जैसे कंपनी सरकार ने कई सारे कानून बनाए। जैसे एक कानून उन्होंने बनाया था 1806 में कि कोई भी सैनिक सिर पर पगड़ी नहीं लगाएगा या कोई भी सैनिक तिलक नहीं लगाएगा। इसी प्रकार उन्होंने 1854 के अंदर बनाया था जिसमें यह बातें कह दी गई थी कि जो सैनिकों को निःशुल्क डाक व्यवस्थाएं मिलती है। निःशुल्क डाक व्यवस्था से यह तात्पर्य है, जैसे कोई सैनिक आपके किसी दूसरे क्षेत्र में सैनिक सेवा देने जा रहा है
तो घर पर पत्र व्यवहार करने के लिए उनको किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता था। लेकिन डलहौजी ने 1854 में सैनिकों को मिलने वाली निःशुल्क डाक व्यवस्था को समाप्त कर दिया। निःशुल्क डाक व्यवस्था को समाप्त करना ये जो सैनिक है उनके प्रतिकूल था, क्योंकि उनका एक अधिकार समाप्त हो रहा था। इसी प्रकार 1856 के अंदर जो कैनिंग है उन्होंने सामान्य सेवा परिवर्तन अधिनियम इस कानून को बनाया। इस कानून में उन्होंने ये बात कही कि जो भी सैनिक हैं उन्हें अनिवार्य रूप से समुद्र पार जाकर भी सैनिक सेवाएं देनी पड़ेगी। तो ये जो कानून है ये कानून भारतीयों के लिए प्रतिकूल साबित हुए हैं। कैसे प्रतिकूल साबित हुए हैं इसको आप देखें। जैसे उदाहरण के लिए जब उन्होंने ये जो आपके पगड़ी वाला जो कानून बनाया, तिलक वाला जो कानून बनाया कि भाई पगड़ी नहीं लगा सकते, तिलक नहीं लगा सकते, तो इसको विरोध में सन 1806 में तमिलनाडु के जो वेलोर के जो सैनिक है उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो हमें ये बात जानकारी मिल रही है कि 1857 की क्रांति से पहले भी समय समय पर भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया है। लेकिन 1806 से पहले सन 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था तब वेतन को लेकर भी भारतीय सैनिकों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। इसी प्रकार 1854 में, माफ कीजिए 1824 में जो पश्चिम बंगाल में बैरकपुर छावनी के 47वीं रेजिमेंट के सैनिक हैं उन्होंने भी ये कह दिया कि हम समुद्र पार जाकर सैनिक सेवाएं नहीं देंगे। जब ये अनिवार्य करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि भारतीय जो सैनिक थे उस समय उनका मानना था कि समुद्र पार जाकर सैनिक सेवाएं देने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए वो समुद्र पार जाकर किसी प्रकार की सेवाएं नहीं देना चाहते। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन नियमों के माध्यम से इस प्रकार के जो कार्य है उनको अनिवार्य कर दिया। तो पगड़ी और तिलक वाला विवाद हो गया, निःशुल्क डाक व्यवस्था को समाप्त करना हो गया, या फिर जो सामान्य सेवा परिवर्तन एक्ट हो गया, ये भारतीय सैनिकों के विरुद्ध थे। इसी प्रकार ब्रिटिशों की कुछ विचारधाराएं देखिए आप, जैसे चार्ल्स नेपियर, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो भारतीय उच्च जाति के भाड़े के सैनिक है मुझे उन पर भरोसा नहीं है। अब एक है ब्रिटिश अधिकारी जब भारतीयों के बारे में इस प्रकार के विचार रखेगा तो जाहिर सी बात है कि भारतीय सैनिकों में भी ब्रिटिशों के प्रति असंतोष व्याप्त होगा। अगर हम आगे देखें तो सैनिकों के साथ भेदभाव भी होता था। वो भेदभाव वेतन को लेकर, भत्तों को लेकर, पद को लेकर और पदोन्नति को लेकर होते थे। अब ये कैसे? जैसे मानिए एक तरफ आपके ब्रिटिश सैनिक है और एक तरफ आपके भारतीय सैनिक है, तो ब्रिटिश सैनिकों का वेतन भी उच्च होगा, उनको भत्ते भी अच्छे मिलेंगे, उनको उच्च पद दिए जाएंगे और उनके पास पदोन्नति के अवसर भी अधिक होंगे। लेकिन भारतीय सैनिकों का वेतन भी कम होगा, उनके भत्ते भी कम होंगे, उनका पद भी तो निम्न स्तर वाला होगा और उनको पदोन्नति के अवसर भी कम प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल नजर आ रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, जबकि सेना में भारतीयों की संख्या ज्यादा थी और ब्रिटिशों की संख्या कम थी, लेकिन लाभ ज्यादा ब्रिटिश सैनिकों को हो रहा है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो एनसीईआरटी पुस्तक है वो एक और कारण बताती है। यहाँ पर एनसीईआरटी पुस्तकों में इस बारे में अच्छे से बताया गया है कि जो भारतीय सैनिक थे वो मुख्यतः जो मूल रूप से किसान परिवार से जुड़े हुए थे और ब्रिटिश नीतियों की वजह से तो किसान पहले से ही अंग्रेजों से नाराज थे। तो जो किसानों से जुड़े सैनिक हैं उनके मन में एक बात तय हो गई कि ब्रिटिशों की नीतियों से जो हम सैनिक है वो तो परेशान नहीं, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे संबंधी जो किसान है वो भी परेशान है। तो इससे सारी समस्याओं का एक ही निवारण है कि क्यों ना एक व्यापक स्तर पर क्रांति की जाए और उस क्रांति के माध्यम से कंपनी सरकार को समाप्त करे। तो इस प्रकार कानूनों के माध्यम से या विचारधाराओं के माध्यम से, भेदभाव की नीति की वजह से ये सारे सैन्य कारण हुए हैं और फिर सैनिकों ने भी इस क्रांति में क्रांतिकारियों को साथ दिया। यहाँ पर हमें कुछ 1857 क्रांति से पहले भी हमें उदाहरण मिल जाते हैं जहां पर भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध आपके क्रांति का रास्ता अख्तियार किया है। अब हम अंतिम कारणों में इस क्रांति के तात्कालिक कारणों पर चर्चा करेंगे। कुछ इतिहासकारों की यह मानना है कि क्रांति से कुछ दिन पहले ही ऐसी अफवाहें उड़ी हैं जिन्होंने आग के अंदर घी का काम किया है, जिन्होंने इस क्रांति को भड़काने का काम किया है। देखिए विद्यार्थियों, जो अभी हमने कारण पढ़े थे, जैसे राजनीतिक कारण है, प्रशासनिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, सैन्य कारण है, वैश्विक कारण है। इन सारे कारणों से सैनिक
मजदूर, किसान, श्रमिक, व्यापारी, हर वर्ग भारत का दुखी है ब्रिटिश कंपनी और उनकी नीतियों से। तो उनके मन में यह भावना है कि हम संगठित होकर कंपनी की इन नीतियों का विरोध करें। लेकिन उसी समय कुछ ऐसी अफवाहें उड़ गई हैं जिन्होंने इन सारे के सारे वर्गों के लोगों को भड़काने का काम तेज कर दिया है। और जब उनकी भावनाएं भड़की हैं तो उन भावनाओं ने ही 1857 की क्रांति का रूप लिया है। अब कौन कौन सी अफवाहें हैं तो हम ध्यान देवें। सबसे पहले चर्बी वाली घटना। ब्रिटिश कंपनी में एक आपके बेस ब्राउन नामक आपके एक पिस्तौल होती थी। कंपनी सरकार ने क्या किया, इसकी जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने की शुरुआत कर दी। अब एनफील्ड राइफल के जो कारतूस होते थे, उस कारतूस का जो ऊपर वाला नोक होता था उसको मुंह से हटाना पड़ता था। अब लोगों ने अफवाह फैला दी कि जो ये कारतूस का ऊपर वाला नोक है, इसके निर्माण में गाय और सूअर की चर्बियों का इस्तेमाल किया गया है। अब जैसे मान लीजिए कोई हिंदू वर्ग का सैनिक है, उसके लिए गाय पवित्र है। इसी प्रकार मुस्लिम वर्ग में सूअर का मांस खाना वर्जित है। तो इन दोनों ही पंथों से जुड़े हुए सैनिकों के लिए ये चर्बी वाली घटना महत्वपूर्ण साबित हुई। उनको लगा कि ब्रिटिश सरकार हमारे धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने वाला काम कर रही है। इसी प्रकार आटे में हड्डियों का मिला होना। कुछ अफवाहें ऐसी उड़ गई कि सैनिकों को या सैनिकों के लिए खाना बनाने के लिए जिस आटे का प्रयोग किया जाता है उसमें भी विभिन्न जानवरों की हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। फिर एक और अफवाह ऐसी उड़ी कि कंपनी ने 1757 के अंदर प्लासी के युद्ध के बाद में भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार करने की प्रक्रिया शुरू की और अब उसकी प्रक्रिया को 100 साल हो चुके हैं। 1857 का वर्ष आ चुका है और 100 सालों के बाद में कंपनी सरकार का शासन समाप्त हो जाएगा। तो लोगों को लगा कि अब वो समय आ गया है जब कंपनी सरकार का शासन समाप्त होने वाला है। तो इन अफवाहों से ही प्रोत्साहित होकर कई सारे वर्गों के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांति करने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार साथियों, हमने 1857 की क्रांति के कुछ कारण देखे, जिनमें राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैन्य कारण और वैश्विक कारण, और उसके बाद में कुछ हमने अफवाहें देखी हैं। अब देखिए, ये जितने भी कारण हैं ये हमारे भारतीय समाज के हर वर्ग को प्रभावित करती है। जैसे राजनीतिक कारणों की वजह से राजा और उनसे जुड़े जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। प्रशासनिक कारणों से जो अधिकारी वर्ग है वे दुखी हुआ है। आर्थिक कारणों से जो हमारे किसान हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, आर्थिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्ति हैं वो दुखी हुए हैं। सामाजिक कारणों में हमारे समाज से जुड़े लोग वे परेशान हुए हैं। धार्मिक हस्तक्षेप से हमारे जो धार्मिक संगठन या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग हैं वो ब्रिटिशों के विरुद्ध हुए हैं। सैन्य कारणों से हमारे जो सैनिक है, भारतीय सैनिक, वो भी कंपनी सरकार के खिलाफ हुए हैं। तो आप देखेंगे राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य वर्ग से जुड़े हुए सभी लोग जो ब्रिटिश नीतियों को अपने विरुद्ध मानते थे और इसे ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध ही उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी सम्मिलित होकर, जिसे हम 1857 क्रांति के नाम से जानते हैं। इसलिए 1857 क्रांति को एक जन आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें समाज के हर वर्ग ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। तो वहां पर हम एक इस प्रश्न को भी हम समाधान कर सकते हैं कि 1857 की क्रांति किसी एक कारण का परिणाम नहीं थी। कोई एक कारण नहीं था इस पूरी घटना का। यह दीर्घकालीन ब्रिटिश नीतियों की उपज थी। यानी जो सन 1608 से लेकर जो 1857 जो आपकी टाइम पीरियड है, इन सालों में ब्रिटिश ने या कंपनी सरकार ने जो जो नीतियां अपनाई है, उन नीतियों से दुखी होने के बाद भी कंपनी के बाद या कंपनी के विरुद्ध भारतीय लोगों ने क्रांति का रास्ता चुना है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि कंपनी के विरुद्ध जब क्रांति हुई है तो उसके लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, सभी कारणों ने सामूहिक रूप से जिम्मेदारी निभाई है। तो इस प्रकार ये सारा चैप्टर समाप्त होता है। अगले कक्षा में हम इस क्रांति के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।